नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। वाह तन्वी, कितनी सुंदर कविता लिखी है तुमने। सुनीता मैडम ने आंखों पर से चश्मा थोड़ा खिसकाया। तन्वी अपनी कॉपी लेकर विजयी मुस्कान अपनी 8वीं क्लास पर उछलकर अपनी सीट पर बैठ गई। मायरा, अब तुम दिखाओ अपनी कविता, सुनीता मैडम ने कहा तो मायरा के चेहरे का रंग उड़ गया। मायरा, मैं तुमसे ही कह रही हूँ, शो योर कॉपी, मैडम थोड़ी ऊंचे स्वर में बोली। मायरा अपनी सीट पर खड़ी हो गई। वो मैम, मैंने नहीं लिखा, मैं भूल गई थी, उसने कांपते हुए कह दिया। सुनीता ने अपनी स्टिक उठाई और मायरा की सीट के पास जाकर खड़ी हो गई। तुम्हारा होमवर्क कभी पूरा नहीं होता। सारी क्लास में सिर्फ तुम ही हो जो अपना होमवर्क नहीं करती। अपना हाथ आगे करो, सुनीता ने गुस्से से कहा और उसके नाजुक हाथों पर स्टिक से मारा। मायरा ने अपना दर्द तो पी लिया और चुपचाप मार खा ली। तभी घंटी बज गई और सभी बच्चे उठने का उपकरण करने लगे। नेक्स्ट टाइम तुम्हारी कॉपी सबसे पहले चेक होगी, गॉट इट? मैडम इतना कहकर क्लास से चली गई। मायरा ने चारों ओर देखा, सब लंच बॉक्स निकाल रहे थे। मायरा एक दुबली पतली सांवला रंग और गिट्ठे कद की लड़की थी। पढ़ाई लिखाई में वो सामान्य ही थी। उसकी माँ मिताली एक छोटी सी कंपनी में काम करती थी और पिता विनोद उसी स्कूल की बस के ड्राइवर थे। पिता के कारण उसे शहर के अच्छे प्राइवेट स्कूल में दाखिला मिल गया था। मायरा में आत्मविश्वास की कमी थी। बचपन से ही उसने अपने माँ बाप को झगड़ते हुए देखा था। उनके पास उसके लिए समय नहीं था। मिताली कई बार होमवर्क करवाने में हेल्प कर देती थी जब उसकी छुट्टी होती थी, नहीं तो वो अपने आप कर लेती थी। उसे हिंदी विषय में थोड़ी दिक्कत थी, मात्राएं भूल जाती थी। उसकी मैडम सुनीता न जाने क्यों उसे पसंद नहीं करती थी। डर के मारे वो हिंदी में और पिछड़ती चली गई। बाकी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस थोड़ी ठीक थी। कोई स्टूडेंट उससे दोस्ती नहीं रखना चाहता था। ख्यालों में गुम, न जाने कब वो तन्वी के पास लंच लेकर पहुंच गई। उसे तब पता चला जब तन्वी ने उसे झिंझोड़ा, तुम मेरे पास नहीं बैठ सकती, मैडम से रोज पनिशमेंट मिलती है तुम्हें। मेरी फ्रेंड तो राव्या है, आई डोंट लाइक यू। मायरा दुखी होकर अपनी सीट पर बैठ गई। उसे लगा सब लोग उस पर हंसी उड़ा रहे हैं। खाना उसके हलक से नीचे नहीं उतरा। छुट्टी होने तक उसका मूड खराब रहा। घर पहुंचकर उसने देखा कि माँ घर पर ही थी और आराम कर रही थी। मम्मी, आप घर पर हो? उसने खुश होकर पूछा। हाँ, आज मेरी रात की शिफ्ट है तो थोड़ी सो लेती हूँ, फिर ऑफिस चली जाऊंगी, तुम खाना खा लेना, कहकर मिताली सो गई। मायरा अपना बैग लेकर अपने कमरे में घुसी और बैग को बिस्तर पर फेंककर बैठ गई। किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं एक नालायक, बदसूरत और अनचाही लड़की हूँ, सिसकती हुई वो सोच रही थी। रोते रोते उसकी आंख लग गई। शोर शराबा सुनकर उसकी आंख खुल गई। उसके पापा शराब के नशे में मम्मी से झगड़ रहे थे। ये सुन मायरा और भी निराश हो गई। थोड़ी देर में शोर थम गया तो उसने कमरे से बाहर झांका। उसकी मम्मी जा चुकी थी और पापा पीकर बेहोश पड़े थे। उसने वापस दरवाजा बंद कर लिया और घुटनों में सिर देकर बैठ गई। घबराओ मत, आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मायरा ने चौंक कर सिर उठाया तो कोई नहीं दिखा। उसने आंख फाड़ फाड़ कर देखा तो भी कोई नहीं दिखा। कौन हो तुम? मायरा ने सहम कर पूछा। तब उसने देखा कि कोने में एक छाया सी बैठी है। कहा ना, तुम्हारा नया दोस्त जो हर पल तुम्हारे साथ रहेगा। क्या सच में?
मायरा ने खुश होकर कहा, हाँ बिल्कुल, मैं हरदम तुम्हारे साथ रहूंगा। उस साई ने कहा तो मायरा खुश हो गई। आखिरकार उसे कोई दोस्त मिल गया। दोस्त, तुम्हारा क्या नाम है? मायरा ने खुश होकर पूछा तो उस साई में हरकत हुई और उसकी आवाज गूंजी, शैडो। तुम मुझे शैडो बुला सकती हो। मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, प्लीज अपना चेहरा दिखाओ। मायरा ने बड़ी उम्मीद से कहा, शैडो का कोई चेहरा नहीं होता, मैं ऐसा ही दिखता हूँ। एक गुर्राहट सी निकली उस साई से तो मायरा बोल पड़ी, कोई बात नहीं, तुम मुझे ऐसे ही पसंद हो। तुम उस तन्वी से कितने अच्छे हो, वो तो मुझे हमेशा टॉर्चर करती है, अब नहीं करेगी। जो भी तुम्हें परेशान करेगा बस मुझे बताना। ओके दोस्त। मायरा की पलक भारी होने लगी, उसे नींद आ गई। सुबह जब वो जागी तो रात के बारे में सोचने लगी, ये कैसा सपना था या सच था? काश ऐसा कोई दोस्त होता मेरा। उसका स्कूल जाने का जरा भी मन नहीं था, लेकिन जाना तो था ही। मिताली भी ड्यूटी से आकर सो गई थी और विनोद तैयार हो रहा था। अम्मू बेटा जल्दी करो, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रख दिया है, उसे खा लो। विनोद ने मायरा को कहा तो वो फटाफट तैयार होकर खाना खाने लगी। उसका मन बार बार काल्पनिक दोस्त की तरफ जा रहा था। ये उनका रोज का रूटीन था। विनोद उसे स्कूल छोड़ता और ले भी आता। रोज की तरह आज स्कूल में ज्यादा हलचल नहीं थी। मायरा सहमी हुई अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। प्रेयर में प्रिंसिपल ने बताया कि 8वीं कक्षा की छात्र तन्वी की दुखद मृत्यु हो जाने के कारण 2 मिनट का मौन रखेंगे। मायरा ने सुना तो हैरान रह गई, तन्वी को क्या हो गया? क्लास में सभी बच्चे खुसुर फुसुर कर रहे थे। रोहन बोला, मेरे पापा ने मम्मी से कहा कि तन्वी रात को अच्छी भली सोई थी, सुबह वो मरी पड़ी थी और उसके शरीर पर खरोंच भी थी। आहान बोला, मैंने तो ये सुना है कि उसकी आंख में बहुत डर दिख रहा था। क्लास टीचर के आने पर शोर थम गया। टीचर ने उनकी हाजिरी ली और सबको पढ़ने को कहा। सबके चेहरे उदास थे, एक मायरा का छोड़कर। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि उसकी बुराई करने वाली मर गई। घर आकर मायरा अपने रूम की तरफ भागी। शैडो, शैडो, क्या ये तुमने किया? वो शैडो को पुकारने लगी। उसके पुकारते ही कमरे में एक छाया उभरी। हाँ, उस तन्वी का जाना जरूरी था, तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता। लेकिन क्या उसका मरना जरूरी था? हाँ, क्योंकि तन्वी जैसे लोग दूसरे को तंग करते रहते हैं। इस दुनिया में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। ओके, शायद तुम ठीक कहते हो। मैं खुश हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला। अम्मू, अम्मू, कहाँ हो तुम? मिताली आवाज लगा रही थी तो मायरा ने डरकर शैडो की तरफ देखा। वहाँ कोई नहीं था। चैन की सांस लेते हुए मायरा बोली, क्या बात है मम्मी? क्या की बच्ची, मैं कब से तुम्हें बुला रही हूँ, बाजार जा रही हूँ, पापा आए तो कह देना, समझी? मायरा ने सिर हिला दिया। वो उसे पता था कि बाजार के बहाने उसकी माँ पापा के दोस्त अजय से मिलने जाती हैं। कितनी ही बार वो पापा की अनुपस्थिति में उनके घर आया है। मायरा को वो जरा भी अच्छा नहीं लगता था। मिताली के जाने के बाद मायरा ने दरवाजा बंद कर लिया। शैडो, कहाँ हो तुम? यही हूँ मैं। क्या हुआ, क्यों परेशान हो? मायरा ने बताया तो शैडो ने कहा, कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। इतना कहकर गायब हो गया। मायरा अपना होमवर्क करने लगी। उसके पापा उसे घर छोड़ने के बाद बाहर चले गए थे, शराब लेने, हमेशा की तरह। जाने क्यों पापा इतना पीते हैं, पीकर मम्मी से झगड़ा करते हैं। रात हो गई लेकिन मिताली वापस नहीं आई थी। उसने पापा को कहा लेकिन नशे के झोंक में उसने उसे डांट दिया। मायरा ने पापा के मोबाइल से मम्मी को कॉल की लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। खाना भी नहीं बना था। उसे जोरों की भूख लग रही थी। क्या करूं? हाँ, मैगी बना लेती हूँ। विचार आते ही झटपट किचन में जाकर बना ली। पापा को देने के विचार से उनके रूम में गई तो देखा कि वो गहरी नींद में थे। उसने खुद ही जी भर मैगी खाई। ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है मायरा, किसी को तुम्हारी फिक्र नहीं। शैडो फिर उसके सामने आ गया। मायरा बोली, क्या तुम मैगी खाओगे? हम जैसों की भूख ऐसे नहीं मिटती।
तो तुम क्या खाते हो? मायरा ने पूछ ही लिया। लोगों का डर, लालच, गुनाह, धोखा ही हमारी खुराक है। अच्छा, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। फिर वो गायब हो गया। मायरा भी खाकर सो गई। सुबह भी मिताली नहीं आई थी। अब विनोद भी चिंतित हो उठा। उसने बहुत फोन किया पर मिताली का कोई पता ना चला। उसने मायरा को घर में रहने को कहा और मिताली को ढूंढने निकल गया। जब वो उसे कहीं नहीं मिली तो पुलिस के पास चला गया। उन्होंने 24 घंटे के बाद आने को कहा। थक हार कर वो घर आ गया। अब उसे सच में मिताली की फिक्र हो रही थी। उसने मायरा को कहा कि मिताली का कुछ पता नहीं चला। पापा, मम्मी अजय अंकल से मिलने गई थी। क्या मतलब? क्या कह रही है तू? मतलब पापा कि जब आप नहीं होते थे तो पीछे से अजय अंकल आते थे। मम्मी दरवाजा बंद कर लेती थी अपना। विनोद ने अपना सिर थाम लिया। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब। डोंट वरी पापा, शैडो उन्हें सजा देगा। क्या? कौन शैडो? विनोद का सिर चकरा रहा था। मेरा दोस्त है, वो मेरी हमेशा मदद करता है पापा। कहाँ रहता है ये दोस्त तुम्हारा? क्या बोल रही हो? यही रहता है, वो मेरे पास है, अभी भी यहीं खड़ा है। विनोद ने चारों ओर देखा पर उसे कुछ नजर नहीं आया। शायद माँ के गम में पागल हो गई है, ये सोचकर बड़े प्यार से उसे बोला, अम्मू तुम्हारी मम्मी जरूर वापस आएगी, मैं वादा करता हूँ। मायरा ने शैडो की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। विनोद ने अजय का नंबर ट्रेस किया पर वो भी बंद आ रहा था। कहाँ चली गई ये औरत? अपने आप में बड़बड़ाकर बोला, गलती कर दी थी तुझसे शादी करने की। हमेशा सपने अलग थे, सब मेरी गलती है। शराब निकालकर पीने लगा। मायरा अपने रूम में चली गई। अगले दिन विनोद ने उसे स्कूल भेज दिया। बाकी पीरियड में उसने बहाना बना दिया पर हिंदी की मैडम सुनीता ने उसकी मैली यूनिफॉर्म देखकर उसे खूब डांटा और होमवर्क ना करने के लिए क्लासरूम से बाहर निकाल दिया। मायरा मायूस हो गई। जैसे ही छुट्टी के बाद विनोद उसे लेने आया तो वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। घर जाकर भी उसने कुछ नहीं खाया और अपने रूम में बंद हो गई। विनोद ने समझा कि माँ के बिना कितनी परेशान हो गई है। मायरा ने शैडो को अपनी स्कूल में हुई बेइज्जती के बारे में बताया तो शैडो ने उसे सब ठीक करने का वादा किया। दूसरे दिन सुबह जब मायरा स्कूल के लिए रेडी होने लगी तो विनोद को एक फोन आया जो स्कूल से था। विनोद ने फोन रखा और मायरा को घर में रहने को कहा। उसने कहा कि मायरा की हिंदी की मैडम की मौत हो गई, इसी कारण 2 दिन स्कूल बंद कर दिया गया है। मायरा के होठों पर मुस्कान गहरी हो गई। अभी विनोद ये बता ही रहा था कि पुलिस स्टेशन से कॉल आई। वो तुरंत निकल गया। दरअसल पुलिस को मिताली के हुलिये जैसी डेड बॉडी जंगल में मिली। उसके साथ अजय की भी बॉडी थी। दोनों की लाश की हालत बहुत खराब थी और आंखों में डर का भाव था। विनोद को परिणाम मिल चुका था मिताली की बेवफाई का। मायरा को पता चला तो वो शांत रही। विनोद ने उसे कड़े शब्दों से पूछा कि शैडो के बारे में। मायरा ने बताया पर विनोद नहीं समझा। पापा, शैडो उन सबको सजा देता है जो मुझे परेशान करता है। पहले तन्वी, फिर मम्मी और अजय अंकल और अब मैडम सुनीता। क्या अनाप शनाप बक रही हो? ऐसा भी होता है कहीं? बुलाओ उस शैडो को, मैं भी देखूं जरा उसको। गुस्से से विनोद बोला। पापा वो है सामने, बस मुझे दिखता है। एक तो तेरी माँ अपने आशिक के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी और तू मुझे बेवकूफ बना रही है। धड़क धड़क विनोद ने उसे थप्पड़ जड़ दिए। मायरा रोने लगी तो शैडो विनोद के सामने आ गया। पथराई आंख से विनोद ने देखा कि एक छाया मायरा के पीछे से निकली जिसने धीरे धीरे आकर लोन शुरू किया। उस भयानक आकृति को देखकर विनोद को हार्ट अटैक हो गया और खौफ से उसकी आंख खुली रह गई। पापा, पापा क्या हुआ आपको? मायरा ने विनोद को हिलाया तो उसकी गर्दन लुढ़क गई। अब मैं क्या करूं? पापा भी चले गए। मायरा रोती हुई बोली, मैं हमेशा रहूंगा तुम्हारे साथ, ये वादा किया था मैंने। तुम मेरे साथ चलो मेरी दुनिया में, आओ। शैडो ने हाथ बढ़ाया तो मायरा सब कुछ भूल शैडो की ओर बढ़ गई। धीरे धीरे उसका वजूद भी शैडो में मिल गया। दूसरे दिन विनोद के घर पर भारी भीड़ जमा थी।
सब हैरान थे कि विनोद को क्या हुआ और मायरा कहाँ गई। वही दूर कहीं शैडो सबके बीच अपना अलग दोस्त ढूंढ रहा था। विनोद और मिताली के साथ जो हुआ वो दुनिया के लिए एक प्याली चाय की गॉसिप थी, लेकिन कोई था जिसे ये बहुत अजीब लग रहा था, और वो थी मॉर्निंग न्यूज की तेज तर्रार रिपोर्टर आराध्या शर्मा। सातिर व्यक्ति का हाथ लगता था, लेकिन इतनी हत्याओं का मकसद उसे समझ नहीं आ रहा था। इस घटना से जुड़े सभी लोगों से पर्सनल मिलकर उनसे सब पूछ चुकी थी, लेकिन कोई छोटा सा भी क्लू नहीं मिला। आज भी रात को 12 बजे तक इस केस से संबंधित सारी पहेलियों पर विचार कर रही थी। मुंबई जैसे महानगर में 2 रूम फ्लैट में रहना उसकी मेहनत को दर्शाता था। पहले वो किसी के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन धोखा खाने के बाद उसका प्यार से विश्वास उठ गया। अपना सारा समय न्यूज़पेपर को समर्पित कर दिया था उसने। इतने लोग कहाँ गायब हो सकते हैं, जमीन खा गई या आसमान। उसकी नज़र आवाज करती खिड़की पर चली गई। 5वीं मंजिल पर उसका फ्लैट था। उसे लगा कि खिड़की पर उसने कोई साया देखा। एकदम से खिड़की के पास जाकर देखने लगी, कोई नहीं था। आराध्या तू भी ना क्राइम सॉल्व करते करते पूरी वहमी हो चुकी है। इस खिड़की पर कौन होगा भला इस समय? सो जा, अब कल ऑफिस भी जाना है, वरना खड़ूस शर्मा मेरा भेजा खा जाएगा। उबासी लेते हुए उसने लैपटॉप बंद कर दिया और सो गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो साया फिर से खिड़की पर प्रकट हो गया था। सुबह बेसुरे अलार्म से उसकी नींद खुल गई। जल्दी तैयार होकर अपनी स्कूटी से ऑफिस पहुंची तो देखा वर्मा उसके कैबिन के बाहर चक्कर लगा रहा था। गुड मॉर्निंग सर, उसने चहकते हुए कहा। वर्मा ने उसे देखा और अपना चश्मा नाक से लुढ़काते हुए अपने कैबिन में दाखिल हो गया। आराध्या भी उसके पीछे अंदर चली गई। सर बिलीव मी, कुछ ना कुछ तो पता लग ही जाएगा, बस थोड़ा टाइम और दे दीजिए। इन सब के पीछे जो भी होगा कानून के हवाले होगा। वर्मा ने घूर कर आराध्या को देखा और फट पड़ा। और टाइम चाहिए तुम्हें? कितने दिन से एक केस में उलझी हो जिसे पुलिस भी क्लोज कर चुकी है। भगवान के लिए अब दूसरे केस की तरफ ध्यान दो। अरे मगर सर, आराध्या ने मायूस होकर कहा। नो कमेंट्स एनी मोर, उसने उसे जाने का इशारा कर दिया। आराध्या अपने कैबिन में सिर पकड़कर बैठ गई। काश मैं मामूली रिपोर्टर होने की जगह न्यूज़पेपर की ओनर होती, मजे से स्टोरी छपवाती। क्या बात है, क्यों गुस्से में हो आज? एक आवाज आई तो वो चिढ़ गई। अरहान उसी ऑफिस में काम करने वाला रिपोर्टर था और आराध्या को मन ही मन में चाहता भी था। खबरदार कुछ कहा तो मेरा मूड बहुत खराब है, आराध्या ने तुनकते हुए कहा। अरहान के होते हुए आराध्या का मूड खराब हो नहीं सकता। अपना घटिया जोक अपने पास रखो तुम। एक तो वर्मा, एक तुम। हे भगवान, क्या मेरे दिन इससे खराब हो सकते हैं? यार इतना तो मत हाइपर हो। उस केस में कुछ नहीं रखा था। उस लड़की ने माँ बाप को टपका दिया और फिर कहीं भाग गई, सिंपल। वाह क्या कहानी है। 8वीं में पढ़ने वाली लड़की भाग गई मर्डर कर, मगर वो कहाँ गई? इससे भी बड़ा सवाल, अजय को किसने मारा? मायरा ने? चलो मैंने मान लिया, पर क्यों? नफरत करती होगी शराबी बाप से और माँ की आशिकी से, तो मार दिया होगा। अरहान ने बाल खुजाते हुए कहा। तो उसकी क्लासमेट और टीचर क्यों मर गई? अरहान को चुनौती दी। यार पता नहीं, ये और वो घटना अलग भी तो हो सकती हैं। अरहान ने हथियार डालने के स्वर में कहा। कुछ तो झोल है और अब तो छानबीन भी बंद करनी होगी, पर मन नहीं मानता। चलो कहीं बाहर कॉफी पीते हैं, अरहान ने सुझाया। नहीं मेरा मन नहीं है, आई वॉन्ट टू बी अलोन फॉर सम टाइम। आराध्या ने 2 टुक कहा तो अजय चुपचाप बाहर निकल गया। उसने अपनी आंख मुश्किल से बंद की ही थी कि कैबिन में किसी के होने की आशंका से फटाक से आंख खुल गई। कौन है यहाँ? उसने घबराकर कहा। आराध्या ने इधर उधर देखा पर कोई नहीं था। उठकर दरवाजा खोलकर बाहर झांका
पर कोई नहीं दिखा। उसकी छठी इंदिरा संचेतन कर रही थी कि कोई तो है, पर कौन। बेमन से ऑफिस से बाहर निकली तो बेध्यान में किसी से टकराकर गिरने वाली थी कि दो मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया। संभालो मैडम, ये आवाज आराध्या के कानों में गूंजी, पर उसका ध्यान तो उसे थामने वाले पर था। ग्रीक गॉड की तरह हैंडसम, आंखों पर सुनहरे फ्रेम का चश्मा लगा हुआ वो लड़का मुस्कुरा रहा था। थैंक्स, उसके होठों से निकला। आप? जी मेरा नाम रुद्र है। और आपका शुभ नाम? हाँ, ये इतना अजीब तरीके से क्यों बोल रहा है? आराध्या ने सोचा, जैसे पुराने जमाने का हो। आराध्या, उसके मुंह से निकला। उसका मन कर रहा था कि उससे खूब बात करे। ऐसा तो कभी नहीं हुआ पहले उसके साथ। क्या आप एक कप कॉफी मेरे साथ पीना पसंद करेंगे? आराध्या के मुंह से निकल गया। जी हाँ, चलिए, सामने कॉफी की शॉप है, रुद्र ने कहा। दोनों कॉफी पीने चले गए, लेकिन आराध्या को लग रहा था जैसे वो अपने वश में नहीं है, बस उसके पीछे ऑटोमेटिक चली जा रही थी। रुद्र उसे बहुत ही जेंटलमैन टाइप का लगा। उसकी बातें सुनकर कोई आज की लड़की गस खा जाए। कॉफी के बाद वो उसे छोड़ने उसके घर भी गया। तो आप यहाँ रहती हैं आराध्या जी? उसने गाड़ी रोकते हुए कहा। हाँ, लेकिन आप कहाँ रहते हैं? आराध्या ने उतरते हुए कहा। तो रुद्र ने कहा, मैं हर जगह मिल जाऊंगा आपको, पर ठिकाना आपकी बिल्डिंग के दूसरी तरफ है। आराध्या सोच में पड़ गई। तभी देखा होगा उसने मुझे, क्या पता। चलिए, मेरे घर दूसरे माले पर है, फिर कभी, आज नहीं, उसने नरमी से कहा। तो आराध्या बिल्डिंग के अंदर चली गई। रुद्र के बारे में सोचते हुए उसने खाना बनाया, फिर खाकर थोड़ा ऑफिस का पेंडिंग काम किया। टीवी देखते देखते सो गई। रिमोट हाथ में ही पड़ा था, तब भी कोई साया खिड़की पर था। एक सिलसिला सा चल पड़ा रुद्र और आराध्या की मुलाकातों का। आराध्या को फिर से प्यार हो गया था रुद्र से। उसने अरहान से भी बता दिया था रुद्र के बारे में, तो उसने उसे खुश रहने और एक नई शुरुआत करने को कहा। आज वो दिन था जब आराध्या रुद्र से अपने प्यार का इजहार करने वाली थी। मायरा केस को वो भूल चुकी थी। रुद्र ने उसे शहर के बाहर पुरानी पहाड़ी पर बने मंदिर को दिखाने का वादा किया था। उसने कहा था कि उसे उस मंदिर पर आर्टिकल लिखना चाहिए जो काफी रहस्यमय है। आराध्या ने हाँ कहने में एक पल की भी देर न लगाई। दोनों उस मंदिर की तरफ कदम बढ़ा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर गाड़ी नहीं जा सकती थी। पहाड़ों पर चढ़ते हुए आराध्या को थोड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन रुद्र के साथ जैसे पत्थर भी फूल लग रहे थे। वहाँ कोई आता जाता नहीं था, इसलिए सन्नाटा छाया हुआ था। पहाड़ी पर चढ़कर आराध्या बहुत खुश हुई और रुद्र का हाथ पकड़कर सामने खड़े प्राचीन मंदिर को देखने लगी। चलो, अंदर चलो, रुद्र ने मुस्कुराकर कहा। तो आराध्या अपना सैंडल उतारकर मंदिर में प्रवेश करने लगी। पहला कदम रखते ही उसके मन से आवाज आई, लौट जा वापिस, अंदर मत जा। उसने अचकचाकर रुद्र की तरफ देखा तो वो बड़े प्यार से उसे देख रहा था। आराध्या रुद्र के साथ मंदिर में प्रवेश कर गई। अंदर पहुंचते ही आराध्या को झटका लगा, क्योंकि वहां किसी भगवान की मूर्ति नहीं थी, बल्कि एक शैतान जैसे मुंह वाले एक विशालकाय मूर्ति थी, जिसकी आंख लाल मानो उसे घूर रही थी। वो डर के मारे चिल्ला उठी, रुद्र। आराध्या ने जैसे ही रुद्र की साइड देखा तो रुद्र वहां नहीं था। अब उसको और भी डर लगने लगा। रुद्र, रुद्र, कहाँ हो तुम? प्लीज सामने आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। रुद्र, रुद्र। आराध्या व्याकुल हो उठी, लेकिन उसके मन से आवाज आई, हिम्मत रख, वरना वो क्या सोचेगा कि बड़ी बनती है रिपोर्टर। हो सकता है रुद्र तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहा हो। लेकिन रुद्र ना जाने कहाँ चला गया था। आराध्या उल्टे पांव पीछे हटने लगी। धीरे धीरे भागना चाहती थी वो इस मंदिर से, लेकिन उस मंदिर के पट बंद हो गए। आराध्या के पांव जम गए
जब उसने फर्श पर एक आकृति को उभरते देखा। ये तो छाया है। जैसे बाकियों के अल्फाज हलक में ही रह गए। ये सब एक डरावना सपना जैसा था कि कोई परछाई उसके सामने खड़ी हो गई। कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं। प्लीज मुझे जाने दो, मैं यहाँ कभी नहीं आती। वो तो रुद्र मुझे, आराध्या घबराहट में बोले जा रही थी। आई एम सॉरी आराध्या, उस परछाई के मुंह से निकला तो आराध्या के चेहरे पर जमाने भर की हैरत जमा हो गई। कौन हो तुम? एक तो पहले ही डरी हुई थी मंदिर के रहस्यमयी वातावरण से, और अब रुद्र का कहीं कोई पता नहीं था। मैं ही हूँ रुद्र, उस छाया ने कहा। आराध्या को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ठीक सुना। तुम रुद्र नहीं हो सकते। रुद्र तो एक श्राप है। रुद्र जो किसी की जिंदगी पर लग जाए तो उसकी जिंदगी तबाह कर देता है। तुम यहाँ आई नहीं, लाई गई हो। बहुत इंतजार किया है मैंने, अब अपने श्राप को खत्म करूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? रुद्र कहाँ हो तुम? रुद्र एक छलावा था, एक भ्रम था जिसमें तुम फंस गई। मुझे बहुत अफसोस है कि ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है, पर श्राप तो मुक्त होने के लिए ये जरूरी था। आराध्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस छाया को देख रही थी। हाँ, मैं भी कभी इंसान था जो एक आम आदमी की तरह जी रहा था। फ्लैशबैक में, हेलो रुद्र, जल्दी चलो, तुम हमेशा लेट हो जाते हो। रिद्धिमा डांटती हुई रुद्र से बोली। रुद्र एक कॉलेज प्रोफेसर था और रिद्धिमा क्राइम रिपोर्टर थी। रुद्र को नई नई जगह देखने का शौक था और रिद्धिमा उसकी गर्लफ्रेंड को भी घूमने का शौक था। दोनों अक्सर मिलते ही घूमने निकल पड़ते थे। रुद्र अकेला था, जबकि रिद्धिमा के पिता राज सिंह एक रिटायर फौजी थे। बहुत जल्दी रिद्धिमा और रुद्र की शादी होने वाली थी। आज दोनों ने रायपुर का ट्रिप बनाया था। घने जंगलों के बीच बसा हुआ पहाड़ी, खूबसूरत से भरा रायपुर पर अभी सैलानियों से अछूत था। रुद्र ने सर्च की थी ये जगह नए एडवेंचर के लिए। रिद्धिमा क्यों मना करती भला? संडे का दिन चुना था उन्होंने। 2 घंटे में दोनों रायपुर पहुंच गए। जितना दोनों ने सोचा था उससे कई गुना अधिक सुंदर जगह निकली। छोटे से पर्वतीय गांव में मुश्किल से 200 घर होंगे। सड़क तो थी मगर कच्ची। किसी तरह गाड़ी वहां तक पहुंची। रिद्धिमा ने खूब फोटो खींची। अरे रिद्धि, वो देखो, पहाड़ी पर छोटा सा मंदिर दिख रहा है ना, वहां चलो। ट्रैकिंग भी हो जाएगी और भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे। क्या कहती हो? अरे हाँ, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, पहले नहीं दिखा था मुझे। चलो चलते हैं, रिद्धिमा ने चहकते हुए कहा। दोनों पहाड़ी पर एक दूसरे का हाथ थामे बढ़ने लगे। अभी थोड़ी ही दूर गए होंगे कि एक आवाज सुनकर दोनों के कदम रुक गए। रुक जाओ दोनों। रुद्र ने एकदम मुड़ के देखा तो रिद्धिमा ने भी उसका अनुसरण किया। सामने खड़ा था एक बड़ी बड़ी जटाओं वाला अधेड़ उम्र का साधु, जिसके माथे पर भभूति लगी थी और चेहरे पर अद्भुत तेज झलक रहा था। वो उनकी तरफ लाल लाल आंखों से देख रहा था। वहां जाने की गलती मत करना वरना बहुत बुरा होगा। वो साधु बाबा हठ पूर्वक बोले। नमस्ते बाबा जी। रिद्धिमा ने हाथ जोड़े। उस साधु बाबा ने इस पर ध्यान न देते हुए कहा, वो भगवान का मंदिर नहीं, शैतान का मंदिर है। लौट जाओ तुम, खतरा है वहाँ। रुद्र यूं ही मुस्कुराया मानो कोई चुटकुला सुनाया हो बाबा ने। अगर वो शैतान का मंदिर भी है बाबा जी, तो देखने में क्या हर्ज है? कोई शैतान जिंदा होकर हमें खा तो नहीं जाएगा? रुद्र ने लापरवाही से कहा तो बाबा गुस्से में तन गए। मैंने कोई हंसी मजाक नहीं किया है बालक, वहाँ बुरी शक्तियों का डेरा है। कई परछाई दिन रात घूमती हैं। कई नादान लोग वहाँ जाकर रहस्यमयी रूप से गायब हो चुके हैं। तुम अगर गए तो तुम्हारे साथ भी यही होगा, इसलिए तुम वहाँ जाने का ख्याल छोड़ दो। रुद्र ने कहा, मैं ऐसे अंधविश्वास में यकीन नहीं रखता, हम बस देखकर लौट आएंगे। रिद्धिमा ने कहा, नहीं रुद्र, हम नहीं जाएंगे, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो अब चलते हैं। ओके ठीक है, हम नहीं जाएंगे, रुद्र ने कहा तो
रिद्धिमा चौंक गई, इतनी जल्दी मान गया। साधु बाबा भी ये सुनकर उन्हें आशीर्वाद देकर पहाड़ी से नीचे उतर गए। चलो अब हम भी उतर जाते हैं, रिद्धिमा ने रुद्र की बाजू पकड़कर कहा। चले जाएंगे, मगर पहले उस मंदिर को तो देख लें, रुद्र ने आंख मारते हुए कहा। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? हम नीचे जा रहे हैं, रिद्धिमा ने हैरानी से कहा। नहीं जा रहे? क्या तुम भूल गई हो कि तुम एक रिपोर्टर हो और ऐसे अंधविश्वास की सच्चाई तुम्हें दुनिया के सामने लानी चाहिए, रुद्र ने जोश से कहा। आई नो, मैं रिपोर्टर हूँ पर भगवान नहीं। इस दुनिया में कुछ सवालों के जवाब कहीं नहीं मिलते, हमें उन्हें नहीं छेड़ना चाहिए, रिद्धिमा बोली। अरे हम बस बाहर से देखकर चले जाएंगे, और क्या, बिल्कुल भी अंदर नहीं जाएंगे, प्रॉमिस। रुद्र ने अपने हाथों से गला पकड़ा तो रिद्धिमा ने मजाक में हाँ कर दी। दोनों पहाड़ी के ऊपर पहुंच गए जहां पर मंदिर बना हुआ था। कहीं कोई पत्ता नहीं हिल रहा था क्योंकि वहां आसपास कोई पेड़ पौधे नहीं थे। मंदिर के पट खुले हुए थे। रुद्र मंदिर के अंदर बेख्याली में जाने लगा। रिद्धिमा उसकी ओर लपकी, लेकिन उसके पूर्ण ही रुद्र के कदम अंदर बढ़ चुके थे। अचानक हवा तेज चलने लगी और तरह तरह की आवाज गूंजने लगी। रिद्धिमा डरकर रुद्र के पीछे दौड़ी और मंदिर के अंदर पहुंच गई। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, दरवाजा जोर की आवाज से बंद हो गया। रुद्र, ये सब क्या है? चलो वापस चलो। रिद्धिमा का डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन रुद्र तो ये सब सुनने की वजह जकड़ होकर एकटक उस विशालकाय मूर्ति को देख रहा था जो उसके सामने खड़ी थी। रिद्धिमा की नजर मूर्ति पर पड़ी तो वो और भी डर गई। हड़बड़ी में वो मूर्ति के कदमों में जा गिरी। ऐसा होते ही मानो जल जला आ गया। मंदिर की दीवार हिलने लगी और मूर्ति के स्थान पर स्वयं शैतान प्रकट हो गया। ये देख रिद्धिमा की आंख सदमे में पथरा गई और वो वहीं लुढ़क गई। रुद्र की खामोशी टूटी तो वो रिद्धिमा की तरफ बढ़ा, लेकिन ये क्या, उसका शरीर एक छाया में बदल गया था, अर्थात उसका सतल रूप सक्षम रूप में बदल गया। ये मुझे क्या हो गया? रिद्धि। रिद्धिमा का शरीर वहां से गायब हो गया। नहीं रिद्धि, रुद्र पागलों की तरह उसे पुकार रहा था। वो वापस तभी आ पाएगी जब तुम मुझसे एक समझौता करोगे। ये गुर्राहट उस मूर्ति के मुंह से निकली। कैसा समझौता? तुम्हें अंधेरा फैलाना है इस दुनिया में। जब समय आएगा तुम्हें अपना मनुष्य रूप वापस मिल जाएगा। मैं कुछ समझा नहीं। रिद्धिमा को वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। रुद्र कुछ भी करने को तैयार था अपने प्यार को दोबारा जीवित देखने के लिए। तो जाओ और अंधेरा फैला दो लोगों में और उन्हें अंधेरे का गुलाम बना दो, उस भयानक शैतान ने कहा और गायब हो गया। पास्ट। आराध्या ने शैडो की आबीती सुनकर कहा, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जो तुम मुझे यहाँ तक ले आए? मैंने सैकड़ों लोगों को मारा है और नकारात्मक विचारों वाले लोगों की ऊर्जा लेकर उन्हें यहाँ लाकर शैतान के हवाले कर दिया, जिससे कि शैतान ताकतवर हो जाए। लेकिन मैंने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सुना कि किसी शैडो ने किसी को मारा। याद करो मायरा वाला केस। लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं कि ये सब किसने किया। वो लड़की मायरा दिमागी तौर पर कमजोर थी, इसलिए उसकी ऊर्जा लेकर मैंने अपना काम किया और उस शैतान को सौंप दिया। कितने नीच हो तुम, इतना घिनौना काम करके जरा भी तुम्हारा दिल नहीं कांपा? आराध्या ने नफरत से जवाब दिया। मुझे मेरी जिंदगी रिद्धिमा वापस चाहिए, फिर मैं आजाद हो जाऊंगा इस शरीर से। तुमको मायरा केस की जांच करते हुए देखा मैंने तो शक्तिशाली सकारात्मक एनर्जी का आभास हुआ। मैं भेष बदलकर तुम्हारे करीब आया और यहाँ तक लाने में कामयाब रहा। आराध्या के मुंह से कोई बोल ना फूटा। उसका दिल रुद्र की असलियत को मानने को तैयार नहीं था। कहाँ तो वो अपने प्यार का इजहार करने वाली थी और कहाँ मौत के मुंह में पड़ी थी। देखो रुद्र, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन प्लीज मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। प्लीज, तुम्हें रिद्धिमा की प्यार की कसम, मैं तुमसे आज अपने प्यार का इजहार करने वाली थी और तुम मुझे ही। आराध्या ने कांपते हुए कहा, मैं मजबूर हूँ अपने प्यार रिद्धिमा के लिए ही ये कर रहा हूँ।
आराध्या ने देखा कि मूर्ति की आंख से कुछ चमकदार रोशनी जैसा कुछ निकला और उसकी तरफ बढ़ा। वो डर के मारे भागने लगी, लेकिन वो रोशनी उसके पीछे घूमने लगी। रुद्र को ये देख एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे कोई कह रहा हो, मुझे तो तुम नहीं बचा सके, लेकिन प्लीज इस मासूम लड़की को तुमसे प्यार करने की इतनी बड़ी सजा मत दो रुद्र। रिद्धिमा, क्या ये तुम हो? रिद्धिमा, रिद्धिमा। रुद्र शैडो रूप में ही उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसे बचा लो रुद्र, मैं भी इस शैतान की दुनिया में अनंत काल तक भटकती रहती अगर वो साधु बाबा मुझे नहीं बचाते। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मैंने तुम्हें अपनी आंखों से गायब होते देखा था। तुम्हारी प्यार की ताकत खींच लाई मुझे यहाँ। हाँ, गायब हो गई थी मैं, परंतु पहाड़ी से नीचे उतरते हुए बाबा जी ने मंदिर के बाहर आंधी तूफान का दृश्य देखा तो वो ऊपर भागे, लेकिन मंदिर के पास पहुंचते ही उनकी शक्तियां छेड़ हो गई और उन्हें वापस हटना पड़ा। रास्ते में उन्हें मेरी पायल मिल गई, जो पहाड़ी पर गिर गई होगी। चढ़ते हुए बाबा जी ने पायलों को अपने हाथ में लेकर मंत्र पढ़े और मैं मरने के बाद शैतान की दुनिया में प्रवेश करने वाली थी कि एक चमत्कार हो गया और मेरी रूह उस नरक में जाने से बच गई। मैंने तुम्हें परछाई बनते और शैतान से सौदा करते हुए देखा, पर चाहकर भी रोक नहीं पाई। बाबा जी ने मुझे तो बचा लिया शैतान के चंगुल से, पर मेरी आत्मा अभी तक भटक रही है इस मंदिर के आसपास, क्योंकि मैं तुम्हें भी मुक्त करवाना चाहती हूँ। बाबा जी ने मुझे बस बताया है, तुमने इतने लोगों को मारा है जिससे शैतान को ताकत मिली। अगर तुम इस लड़की को बचा लोगे तो तुम्हारे पास एक मौका होगा मुक्त होने का। जल्दी करो, नहीं तो शैतान जाग जाएगा। रिद्धिमा की रूह आराध्या को तो दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी आवाज गूंज रही थी मंदिर में। लेकिन तुम, शैतान ने मुझसे सौदा किया है कि वो तुझे मुझे लौटा देगा। ऐसा कभी नहीं होगा रुद्र, क्योंकि मुझे बाबा जी ने मुक्त करा दिया है। मैं तो बस तुम्हारे लिए ही अब तक यहीं हूँ। ये शैतान मुझे जिंदा करता तो मैं अंधेरी की गुलाम बन जाती और इस दुनिया को भी गुलाम बना देती। प्लीज सेव हर। रुद्र पलक झपकते ही आराध्या के पास पहुंचा। वो गिर चुकी थी और रोशनी उस पर गिरने ही वाली थी कि रुद्र ने आराध्या को पकड़ा और तेजी से मूर्ति के पास ले गया। उसके सूक्ष्म शरीर में होते हुए भी आराध्या को लगा कि किसी ने उसे छुआ। जैसे ही रोशनी पास आई, रुद्र ने उसका शरीर झुका दिया और रोशनी सीधा मूर्ति पर जा गिरी। मूर्ति में भयंकर विस्फोट हुआ और एक पल में ही मूर्ति गायब हो गई। सब एक एक झमक में खत्म हो गया। आराध्या ने एक झटके से देखा, मंदिर में कोई नहीं था। वो भागने लगी और मंदिर से बाहर आकर खुली हवा में सांस ली। अब वो आजाद थी। सोच रही थी कि कैसा प्यार किया मैंने, जो मेरी ही जान लेने पर आमादा हो गया। उधर रुद्र शैडो अपनी रिद्धिमा के संग चल पड़ा एक दूसरी दुनिया के रास्ते पर। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।